गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्यम पब्लिक स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर जो आपका 9 है प्रकाश, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश का नाम आते ही हमारे जो दिमाग में ये जहन आता है कि प्रकाश का नाम आते ही हमारा सीधा ध्यान सूर्य की तरफ जाता है। ये सही भी है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर प्रकाश का एक मेन स्रोत है, वो सूर्य है। तो सूर्य जो किरणें आती है, वो जब किसी वस्तु पर गिरती है तो वस्तु उस सूर्य के प्रकाश की किरणों में से कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है, बाकी कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है। और वो परावर्तित किरणें जब हमारी आंख के रेटिना पर गिरती है, रेटिना से संवेदनाएं जब मस्तिष्क तक जाती है, मस्तिष्क तक जाने के पश्चात हमें सामने वाली वस्तु दिखाई देती है। तो हम आज इस प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश की डेफिनेशन, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखते हैं प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा सीधे सिंपल तरीके में यह है कि प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। दृष्टि का मतलब होता है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। परिभाषा अगर इंडिकेट करें तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे हमें दृष्टि का मतलब होता है देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि बगैर प्रकाश के हम देखने की कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर गिरती है तो ये प्रकाश की किरणें, ये जो वस्तु है, ये इस प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है। कुछ किरणों को अवशोषित करने के पश्चात ये वापस उनको परावर्तित करती है। इधर इस पर गिर रही है, आपतित हो रही है, आपतित होने के पश्चात ये जो वस्तु है, ये वस्तु कुछ प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है। ये परावर्तित किरणें जब अपनी आंख में गिरती है, आंख में जाने के पश्चात जब ये रेटिना पर जाती है, रेटिना पर जाने के पश्चात वो संवेदनाएं रेटिना से ब्रेन तक जाती है और ब्रेन पर जाने के पश्चात हमें वस्तु दिखाई देती है। तो बगैर प्रकाश के हम देखने की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज करते हैं कि कोई वस्तु है, हमें लाल कलर की दिखाई दे रही है। इसका मीन्स क्या है, ये वस्तु लाल है। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरणें इस पर आ रही है, आपतित हो रही है इस वस्तु पर, अब लाल दिखने का कारण यह है कि जो ये वस्तु इन प्रकाश किरणों को अवशोषित कर रही है। अवशोषित करने के पश्चात ये लाल रंग को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। लाल रंग को वापस क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। ये लाल रंग हमारी आंख के रेटिना पर गिरता है। रेटिना पर गिरने के पश्चात उसकी संवेदनाएं जब ब्रेन तक पहुंचती है, तब हमें सामने वाली वस्तु किस कलर की दिखाई देती है, लाल कलर की दिखाई देती है। तो प्रकाश के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमें देखने की संवेदनाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश किस गति से गमन करता है। प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। इसकी चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश इस स्पीड से गमन करता है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि निर्वात में सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। चाल कितनी होती है इसकी, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट बात करें कि प्रकाश होता है वो सरल रेखीय पथ में गमन करता है। सरल रेखीय पथ में गमन करता है, गमन करता है। ये एक प्रकाश का मेन गुण है कि प्रकाश होता है वो सरल रेखीय पथ में गमन करता है। तो प्रकाश की परिभाषा हो गई कि प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। इसकी चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, और ये सर्वाधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश होता है सरल रेखीय पथ में गमन करता है। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं आगे, प्रकाश के आगे। देखो, प्रकाश के अंदर
अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। पहले उनको जब आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात कोई भी वस्तु होती है वो अवशोषित करती है, अवशोषित होने के पश्चात वो वस्तु उन किरणों को क्या करती है, परावर्तित करती है। तो हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश जो वस्तु होती है वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कैसे करती है। उससे पहले एक छोटी सी बात देखने लायक है। जब हम छोटी क्लासों में थे तो छोटी क्लासों में हम पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ते थे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं पढ़ते थे। पहली थी ठोस, दूसरी थी द्रव्य और तीसरी थी गैस। ये तीन अवस्थाएं पदार्थ की जब छोटी क्लासों में 7वीं 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे। ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव्य अवस्था क्या होती है और गैसीय अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था में हम कहते थे कि ठोस अवस्था के बारे में हम कहते थे कि ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ के कण बहुत पास पास स्थित हो, वो अवस्था कौन सी कहलाती थी, ठोस अवस्था। द्रव्य अवस्था के बारे में कहते थे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर स्थित हो, वो अवस्था कहलाती थी द्रव्य अवस्था। और गैसीय अवस्था की पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंदर पदार्थ के कण बहुत दूर दूर स्थित हो, वो अवस्था कौन सी कहलाती थी, गैसीय अवस्था। इसका एग्जाम्पल हम मान लो कांच मानते हैं, एग्जाम्पल कांच। द्रव्य अवस्था का मानते थे पानी और गैसीय अवस्था क्या मानते थे, हवा। लेकिन अब जब हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश की बात के अंदर इन तीनों अवस्थाओं का वर्णन नहीं करेंगे। इन तीनों की जगह हम एक शब्द काम में लेंगे जिसको बोलते हैं माध्यम। क्या बोलते हैं, माध्यम। बात वही है, ठोस द्रव्य गैस, लेकिन अब जो अपना स्टैंडर्ड है वो इन ठोस द्रव्य गैस को छोड़कर हम इनकी जगह शब्द कौन सा लेंगे, माध्यम लेंगे। तो माध्यम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम होता है सघन माध्यम और दूसरा माध्यम कौन सा होता है, विरल माध्यम। माध्यम, पहला माध्यम सघन माध्यम और दूसरा माध्यम विरल माध्यम। अब सघन माध्यम किसे कहेंगे, सघन माध्यम के अंदर आपके ये दो एग्जाम्पल किसके अंदर काउंटिंग होते हैं, सघन माध्यम में, जबकि विरल माध्यम में आपका एक एग्जाम्पल काउंटिंग होता है। तो अब आप इनकी डेफिनेशन आराम से निकाल सकते हो कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। ये दोनों को जोड़ के सघन माध्यम की डेफिनेशन निकलेगी, विरल माध्यम की, गैसीय अवस्था की। तो सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण बहुत पास पास स्थित हो, उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण बहुत पास पास स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कांच और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, पानी। बात करते हैं विरल माध्यम की। तो ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण बहुत दूर दूर स्थित हो, उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कौन सा एग्जाम्पल आएगा, हवा का एग्जाम्पल आएगा। अवस्था पहले बोलते थे, अब हमें बोलना क्या है, माध्यम बोलना है। माध्यम अपने पास कितने हैं, दो माध्यम है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब सघन माध्यम के अंदर आपका ठोस अवस्था आ गई और आपकी द्रव्य अवस्था आ गई, जबकि विरल माध्यम में कौन सी अवस्था आ गई, आपकी गैसीय अवस्था आ गई। तो हमें इन दोनों माध्यमों का ध्यान रखना है कि सघन माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण बहुत पास पास स्थित हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जबकि ऐसा माध्यम जिसमें पदार्थ के कण बहुत दूर दूर स्थित हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। हम इन दोनों माध्यमों की हमें जरूरत पड़ेगी। जब परावर्तन पढ़ेंगे तब हम इन दोनों माध्यमों का उपयोग में लेंगे। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मेन टॉपिक अपना। इस टॉपिक में से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसके नियम समझाइए। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर का पूछता है, वो 5 नंबर का 2, 5 नंबर का 1 प्लस 2 प्लस 2, 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन हो जाती है, 2 नंबर के इसके नियम हो जाते हैं, 2 नंबर के इसके प्रकार हो जाते हैं। या सीधा पूछ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम समझाइए। तो ये मेन टॉपिक है इस पार्ट का, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो देखते हैं।
ये कोई दो माध्यम है, माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2। इन दोनों माध्यमों के बीच में ये एक पृथककारी पृष्ठ है। ये क्या है? एक पृथककारी पृष्ठ है। पृथककारी पृष्ठ का मतलब होता है कि वो दोनों माध्यमों को क्या कर रही है? पृथक कर रही है। मान लो सपोज करो मैं इसको P और Q से इंडिकेट करता हूं, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, इन दोनों माध्यमों को एक PQ रेखा है जिसको पृथककारी पृष्ठ कहते हैं, इन दोनों माध्यमों को अलग कर रही है। अब परावर्तन के अंदर क्या होता है? परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करते समय जो पृथककारी पृष्ठ होता है, उस पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। मींस क्या है कि जिस माध्यम से किरण आएगी उसी माध्यम में वो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस क्या हो जाती है? लौट जाती है। ये जो घटना होती है, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। अगर इसकी डेफिनेशन पूछे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सिंपल तरीके में कहना है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे वह आई थी। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इनके बीच में ये किरण जो आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब किरण जहां पर गिर रही है पृथककारी पृष्ठ, वहां पर एक अभिलंब मानते हैं हम जिसको एन कहते हैं। जो किरण वापस जाती है टकराकर उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये किरण ए और बी, ये बी और सी। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे वह आई थी। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है। अब फिर आते हैं परिभाषा के बाद में आते हैं इसके नियम कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के नियम 3 होते हैं। इसी डायग्राम से पता चलेगा कि परावर्तन कौन कौन से नियम है। पहला नियम, ये किरण कौन सी है? आपतित किरण है। ये कौन सी है? परावर्तित किरण है। और ये क्या है? अभिलंब। तीनों का तल एक ही होता है, तीनों का तल एक होता है। तो पहला नियम आप लिख सकते हो कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, ये आपकी ए बी जो आपतित किरण है, ये जो बीसी जा रही है परावर्तित किरण है, ये क्या है? अभिलंब। तीनों का तल एक है। तो पहला नियम आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बात करें दूसरे नियम की, दूसरा नियम क्या होता है? दूसरे नियम की अगर बात करें, ये जो आपतित किरण है ये इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको बोलते हैं आपतन कोण आई। जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसको बोलते हैं आपतन कोण आई। जबकि ये जो परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ ये भी कोण बनाती है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर। दो कोण बन रहे हैं यहां पर। अब कहते किसे हैं? एक कोण आपका आ रहा है आपतन कोण, एक कोण आ रहा है आपतन कोण, और एक कोण कौन सा आ रहा है? परावर्तन कोण। दूसरा कोण परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं कोण आर। किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे इंडिकेट किसे करते हैं? आई से। अब परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। दूसरा नियम अपना इसी पर आधारित है। क्या है दूसरा नियम? दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है एवं परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उन दोनों कोणों का मान क्या होता है? निश्चित होता है, बराबर होता है। सपोज करो कि आपतित किरण इसके साथ अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दूसरा नियम आप लिख सकते हो कि आपतन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण
का मान बराबर होता है, का मान बराबर होता है। आप कह सकते हो कोण आई बराबर कोण आर। सिंपल सी बात है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। सपोज ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो अपना दूसरा जो नियम है, वो दूसरा नियम इन कोण पर आधारित है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। तो परिभाषा ध्यान रखनी, आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। ये आपका दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या होता है, जैसे ये आपतित किरण आती है, आपतित किरण जब गिर रही है तो टकराने के पश्चात परावर्तित किरण के रूप में ये वापस जा रही है। तो क्या होता है, जितनी तेजी से ये आपतित किरण आती है, टकराने के पश्चात परावर्तित किरण भी उतनी तेजी से गमन करती है। इसका मीन्स क्या होता है कि परावर्तित किरण की चाल और वेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ये जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आ रही है, तो ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ही वापस जाती है। तो तीसरा नियम कहते हैं कि परावर्तित किरण की चाल व वेग अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ये तीसरा नियम है आपका परावर्तन का तीसरा नियम, कि परावर्तित किरण की चाल और वेग अपरिवर्तित रहते हैं। चाल का मतलब क्या है कि जितनी तेजी से आपतित किरण आती है, टकराने के पश्चात प्रतकारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात परावर्तित किरण भी उतनी तेजी से वापस से गमन करती है। तो ये 3 नियम है परावर्तन के। सिंपल से हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं कि परावर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। सिंपल से 3 है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में तीनों नियम आपको देखने को मिलते हैं। कि पहला नियम कहते हैं कि ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों का तल एक होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम कहते हैं कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों का मान बराबर होता है। और तीसरा नियम कि परावर्तित किरण की चाल और वेग क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ये 3 नियम है। नेक्स्ट परिभाषा होगी परावर्तन की, परावर्तन के नियम हो गए। अब बचते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। सेम सिंपल सा है। कैसे, देखो 2 प्रकार परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विस्तृत परावर्तन। परावर्तन के प्रकार, पहला प्रकार नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो उनको गिरने के लिए किसी समतल पृष्ठ की जरूरत होती है। सपोज मान लो यहां मानते हैं कि ये कोई समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरणें गिरेगी, जैसे मान लो यहां से मैं कोई 2-3 प्रकाश की किरणें गिरवा रहा हूं, ये एक समतल पृष्ठ है। क्या है, समतल पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें जब गिरती है तो गिरने के पश्चात जब ये परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने पर ये सभी एक ही दिशा में गमन करती है। एक निश्चित दिशा में ये किरणें क्या होती है, गमन करती है। सीधी सी घटना है। ये नियमित परावर्तन है आपका। ये कौन सा परावर्तन है, नियमित परावर्तन। किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, यहां डेफिनेशन में आपको लिख देता हूं, नियमित परावर्तन की परिभाषा क्या लिखोगे आप, कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आपतित
होती है तो परावर्तन के पश्चात सभी किरणें निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में बोलते हैं, निश्चित दिशा में गमन करती है, गमन करती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ये आपका समतल सतह है, इस पर ये 1 2 3 प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। आपतित होने के पश्चात जब इनका परावर्तन होगा तो आप देख सकते हैं तीनों किरणें एक निश्चित दिशा में गमन कर रही है। ये परावर्तन कौन सा कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। परिभाषा आपके सामने है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वे निश्चित दिशाओं में गमन करती है। यह घटना कौन सी कहलाती है? नियमित परावर्तन। दूसरा प्रकार इसका है विस्तृत परावर्तन। अब दूसरा प्रकार तो आपके दिमाग में वैसे भी आ रहा होगा कि एक आपने समतल सतह ले ली तो अब दूसरी सतह कौन सी होगी? असमतल सतह, यानी कि उबड़ खाबड़ सतह। ऐसे असमतल पृष्ठ। परिभाषा आपके दिमाग में आ रही है। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें 1 2 3 प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? असमतल पृष्ठ पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो परावर्तन के पश्चात ये सभी किरणें क्या होती है? अलग अलग दिशाओं में गमन करती है। ये प्रकाश की किरण देखो इधर जा रही है, ये प्रकाश की किरण देखो, ये प्रकाश की किरण इधर परावर्तित होने के पश्चात इधर जा रही है, ये प्रकाश की किरण इधर जा रही है। मीन्स क्या है? एक दिशा में ये क्या नहीं हो रही है? गमन नहीं कर रही है। तो परिभाषा क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी असमतल सतह पर, जब प्रकाश की किरणें किसी असमतल सतह पर आपतित होती है, असमतल सतह पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में गमन करती। ये घटना कौन सी कहलाती है? आपकी विस्तृत परावर्तन की। जब प्रकाश की किरणें, ये आपकी प्रकाश की किरण, आपने 3 किरण ली, 1 2 3, इनको किसी असमतल पृष्ठ पर आपने आपतित करवाया। आपतित करवाने के पश्चात जब इनका परावर्तन होगा तो तीनों किरण देख लो आप अलग अलग दिशा में गमन कर रही है। ठीक नियमित परावर्तन का उल्टा है ये। नियमित परावर्तन का उल्टा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी असमतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वे अलग अलग दिशाओं में गमन करती है। ये घटना कौन सी कहलाती है? विस्तृत परावर्तन कहलाती है। ये आपका परावर्तन का छोटा सा टॉपिक है। परावर्तन किसे कहते हैं? मैंने आपको कहा 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें कौन कौन सी ध्यान रखनी है? पहली चीज आपको ध्यान रखनी है परावर्तन की परिभाषा, दूसरे रखने हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, और तीसरा आपको ध्यान रखना है परावर्तन के प्रकार। कभी कभार नियम अकेले पूछ लेते हैं 2 नंबर के, या 2 नंबर के प्रकार अकेले पूछ लेते हैं, या पूरा का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परिभाषा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखते हुए इसके प्रकारों को समझाइए। लेकिन आज तक ऐसा प्रश्न, एक लंबा प्रश्न पूछा नहीं गया है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये वाला कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम आपको 3 लिखने हैं। परावर्तन के प्रकार लिखिए, तो परावर्तन के प्रकार आपके सामने कितने हैं? 2 प्रकार है, नियमित परावर्तन और कौन सा परावर्तन? विस्तृत परावर्तन। तो ये पहला टॉपिक है, प्रकाश का पहला टॉपिक है। प्रकाश जो आपका 9 नंबर का चैप्टर, उसका पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा आपने बताई कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के प्रतकारी पृष्ठ से टकराकर वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिससे वह आई थी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर आते हैं इसके नियम। नियम के अंदर 3 नियम है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती है। दूसरा नियम आता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों का मान बराबर होता है। तीसरा नियम आपका आता है
कि परावर्तित किरण की चाल और वेग अपरिवर्तित रहती है। प्रकार प्रकार आपके सामने दो हैं, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में गमन करती है, जबकि विस्तृत परावर्तन के अंदर प्रकाश की किरणें किसी असमतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वे अलग अलग दिशाओं में गमन करती है। ये आपका परावर्तन का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। अब जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो परावर्तन पढ़ने पर आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, दर्पण। परावर्तन जब पढ़ते हैं तो परावर्तन के अंदर एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो होती है दर्पण। दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। ये दर्पण का टॉपिक हम अगली क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण कहाँ कहाँ काम में आता है, कौन कौन से इसके उपयोग होते हैं। ये बात हम अगली क्लास के अंदर दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक कंप्लीट। तो आप अपने साथियों से, जो सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली है, अगर आपने अभी तक इस चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और बेल आइकन है जो, वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन, अगली हमारी क्लास आपको अपने यूट्यूब पे शो हो जाए। थैंक यू।